हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टॉक्स। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। कुछ दिनों पहले इस देश में बहुत बातें हुई कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत की इंडिया। इस बारे में महीनों महीनों डिबेट चले हमारी मीडिया पे। क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी काम था जिसके बिना देश नहीं चल सकता था? अनफॉर्चुनेटली और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पे बात नहीं हुई। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, करप्शन इन इंडियन जुडिशरी। एक फायरमैन ने दिल्ली के एक जज के घर में ये बात कही, महात्मा गांधी में आग लग गई। जाहिर है वो कह रहा था कि जो नोट की गड्डियां जल रही थी उसमें महात्मा गांधी की फोटो थी, उसकी बात वो कर रहा था। क्या ये बात सही है कि महात्मा गांधी के उसूलों में आग लग चुकी है इस देश में और सिर्फ भ्रष्टाचार और फ्रॉड लोगों का राज रह गया है? करप्ट इंडियन जुडिशरी पे बात करने के लिए मीडिया के पास तब तक टाइम नहीं था जब तक ये आग नहीं लग गई। और इस बात पे मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, इंग्लिश में था वो, जिसमें ये बताया था मैंने कि खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खुलेआम रिश्वत ली जाती है। जो न्यायाधीशों के सामने बाबू बैठे होते हैं वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जिससे जितनी रिश्वत लेना पॉसिबल हो सकता है वो लेते हैं। लेकिन इसको मीडिया ने कभी हाईलाइट नहीं किया जब तक एक दिल्ली हाई कोर्ट की जज के घर में कुछ कहते हैं 15 करोड़ रुपए, कुछ कहते हैं 50 करोड़ रुपए जलते हुए नहीं पाए गए। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने बहुत पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया था। उनका कहना था कि 50% इंडियन जुडिशरी करप्ट है। एक साउथ इंडियन चैनल को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि 50% ऑफ इंडियन जुडिशरी इज करप्ट। बट एक रीसेंट इंटरव्यू में जस्टिस मार्कंडे काटजू, ये जो टेंटेड जज हैं, जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, इनको डिफेंड करने के लिए आए और जस्टिस काटजू ने भी वही किया जो ज्यादातर जजेस करते हैं, प्रोटेक्ट किया जस्टिस वर्मा को। ये कहा कि अरे ये भी जज हैं, इनके पिताजी भी जज थे और मतलब जिसके पिताजी जज या वकील हों वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, बहुत रेप्यूटेड फैमिली है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात मान सकता हूं जस्टिस काटजू की कि 50% इंडियन जुडिशरी करप्ट है। मतलब हमारे देश में लगभग हर दूसरा व्यक्ति, दूसरा जज बेईमान है। लेकिन जिसका पिताजी जज हो या जिसका पिताजी बहुत बड़े वकील हो, वो जरूरी नहीं वो इंसान करप्ट ना हो, यानी भ्रष्ट ना हो। इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर हमें ये पता करना होगा कि हमारे यहाँ जो 50% जजेस रिश्वत ले रहे हैं उसमें से कितने बेईमान हैं और कितने ईमानदार हैं। अगर जो बेईमान हैं वो क्रिमिनल्स हैं, ऑब्वियसली ब्राइब लेना जजों का अधिकार तो है नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या जज बाकी नागरिकों जैसे नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हैं? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं। एक सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका केस था जहां सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि हाँ भाई, जो वॉलंटियर करता है, कहता है कि मैं निर्दोष हूं, उसका नार्को टेस्ट करा लिया जाए। एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी जज भारत में रिश्वत नहीं लेता, तो नार्को टेस्ट कराने में क्या प्रॉब्लम है? वर्ल्ड वाइड जहां भी लोग इंटेलिजेंस में काम करते हैं, खुफिया एजेंसीज में काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, वहां नार्को टेस्ट किए जाते हैं और साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि पता चल जाता है उसमें कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं झूठ बोल रहा है। अब जब नोटों की होलिका जलती पाई गई है देश में, तो क्या जजों का नार्को टेस्ट कराना चाहिए ये पता करने के लिए कि वो जज रिश्वत लेके अपराधियों को छोड़ रहे हैं या वो वाकई में ऑनेस्ट है। वाकई में ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पोस्ट पे। और अगर वो बेईमान है तो ऐसे जजों को हटाना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि विश्व स्तर पे मजाक उड़ रहा है भारत का। ये आप कुछ लोगों को देख सकते हैं, ये आए थे G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। इनमें एक हैं ये सरदार जी, मिस्टर अजय बांगा। ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। ये मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं
और अब ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अजय बांगा जी से एक विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूछा गया कि भारतीय स्टूडेंट्स जो अमेरिका पढ़ने आते हैं वो पूछते हैं भारत लौट के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन्होंने एक मजाकिया जवाब दिया कि भाई देखो, भारत जाना चाहिए कि नहीं वापस, चाइना जाना कि नहीं चाहिए कि नहीं है वापस, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट इसका जवाब ये है कि जब आप चाइना लौट के जाते हो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो चाइना आप लोगों के लिए एक रेड कारपेट बिछाता है, वेलकम करता है बिजनेसेस को। जब आप इंडिया जाते हो तो दे थ्रो रेड टेप्स एट यू। ये भारत जाओगे आप कोई व्यापार शुरू करने के लिए, तो ये आप पे लाल फीते फेंकेंगे और आपको छः यू विल हैव 600 माउथ्स टू फीड। तो आपको 600 लोगों को खिलाना पड़ेगा। मतलब रिश्वतखोरी की बात इंटरनेशनल लेवल पे भारत बदनाम हो चुका है। और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिबेट होते हैं। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे, तो उनसे पूछा गया भाई भारत का तो इतना बड़ा डिफेंस बजट है नहीं, आपको क्या जरूरत पड़ गई इतना लंबा चौड़ा डिफेंस बजट रखने के लिए। तो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने एक ताना मारते हुए ये कहा था, विश दे हैड मोर। दे विश दे हैड मोर का मतलब ये हुआ, हिंदुस्तानियों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारी बराबरी कर सके, हमारे डिफेंस बजट की बराबरी कर सके। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इस कॉस्ट्यूम में है, ये जो जज और वकील लोग आज भी ज्यादातर हाई कोर्ट्स में पहनते हैं। ये इस कॉस्ट्यूम का भारत से लेना देना सिर्फ इतना है कि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज जज ये काला रोब पहनते थे, क्योंकि उनका लीगल सिस्टम क्रिश्चियनिटी से और जूडाइज्म से इमर्ज हुआ था। और ये वो वाइट कलर के कॉलर भी पहनते थे, क्योंकि वही उनका जो रिलीजियस ट्रेडिशन चला आ रहा था। आज हिंदू जजों को और हिंदू एडवोकेट्स को भी ये कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर हम ना पहने तो हमें टोक दिया जाता है कि भाई आप प्रॉपर अटायर में नहीं आए हैं। तो जैसे अगर किसी ईसाई या मुसलमान को, जो भी व्यक्ति हिंदू ना हो, उसको बोलो कि भैया आपको जनेऊ पहन के आना है कोर्ट, तभी आप कोर्ट आ सकते हैं। तो ये जो वाइट कॉलर जज लोग और वकील लोग पहनते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध एब्राहमिक रिलीजन से है, यानी कि क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म से है। और ये ड्रेस भी लगभग वहीं से आई है। तो हिंदुओं को फोर्स किया जाता है इस कंट्री में आंख बंद करके बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए कि भाई आप ये ड्रेस पहनिए, जो अंग्रेज जज 18वीं सदी में पहनते थे। और काफी कुछ 18वीं सदी की अंग्रेजी जो आज दुनिया में जगह जगह बोलनी बंद कर दी गई है, वो भारत की कोर्ट्स में बोली जाती है। हाँ, जैसे 18वीं सदी की, आप 18वीं सदी में वैसे हिंदी पिक्चरें तो बनती नहीं थी, लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास भी जो पिक्चरें अगर आपको देखना पॉसिबल हो, तो वो बड़े अजीब से डायलॉग बोले जाते थे। हे प्राणनाथ, हाँ मेरी पारो। उस टाइप की इंग्लिश जो ज्यादातर ब्रिटिश कॉलोनीज में बोलना बंद कर दिया गया है, वो आज भी भारत में बोली जाती है। लॉर्ड्स, कॉमन्स और स्लेव्स की भाषा। तो जजों को लॉर्ड्स बोला जाता है, और जनरली जो बड़े वकील और डायनेस्टिक वकील होते हैं उनको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि वो लॉर्ड्स के बच्चे होते हैं। और बाकी रह गए मामूली लोग जिनके पिताजी जज नहीं थे या बहुत बड़े वकील नहीं थे, तो वो तो उनकी हैसियत लगभग स्लेव्स के बराबर ही है। माई लॉर्ड्स, माई लॉर्ड्स, माई लॉर्ड्स, ये रोज भारत की कोर्ट्स में बोला जाता है। माई लॉर्ड, कॉमन्स और स्लेव्स ये ब्रिटिश शब्दावली है, जिसका उल्लेख कहीं भी भारत के संविधान में नहीं है। लेकिन ये जो डायनेस्टिक लोग हैं, परिवारवाद और भाई भतीजावाद के सहारे जिनकी दुकानें चल रही हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान तान रखे हैं इन लोगों ने, इनकी कमाई इन तीनों शब्दों के आसपास ही घूमती है, लॉर्ड, कॉमन्स और स्लेव्स। तो ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते नहीं हैं भारतीय जुडिशियरी में। प्रॉब्लम हो गई कि पता नहीं किसने किया, शायद इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। ईश्वर चाहता था कि होली के दिन आग लग जाए तो कुछ अब भला हो जाए इस देश का। तो एक जज साहब के घर में आग लग गई, और कहते हैं 15 करोड़ या 50 करोड़ रुपए में आग लग गई, और इसको छुपाने की भी कोशिश हुई।
कि स्टेटमेंट्स आए कि अरे भाई पहले तो कुछ पैसा मिला ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिलीज कर दिया ये वीडियो कि ये देखिए ये मिला है, ये तो सारे देश ने देखा, अब छुपाने वाली कोई बात ही नहीं रही। और ये फायरमैन ने बोला भाई महात्मा गांधी में आग लग गई। मैं उस फायरमैन को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई महात्मा गांधी के उसूलों में भी आग लग गई इस देश में। महात्मा गांधी की फोटो छापने से क्या होता है नोटों पे? महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांत भी थे, वो तो सब बेच खाए हिंदुस्तानियों ने। तो क्या नार्को टेस्ट कराना चाहिए जजेस का? जब जस्टिस मार्कंडे खारजू जो खुद कहते हैं कि भाई वो परिवारवाद के पक्षधर हैं, वो नेपोटिज्म के पक्षधर हैं, वो कहते हैं कि जो रेप्यूटेड फैमिली से होता है वो तो क्राइम कर ही नहीं सकता, वो तो ऐसी रिश्वतखोरी कर ही नहीं सकता। मैं जस्टिस मार्कंडे खारजू भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, और फिर ये जो जस्टिस वर्मा है जिनके घर नोट जले हैं, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। वो पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं कि भाई ये तो सदियों सदियों पुराना रेप्यूटेड परिवार है, इनके यहाँ तो क्राइम हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है, हम मानने को तैयार हैं। तो क्या इस देश के न्यायाधीश लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश में अगर 50% जज भ्रष्ट हैं तो वो कौन से जज हैं? वैसे ये कई रिसर्चेज में ये निकल के आया कि जस्टिस मार्कंडे काटजू ने जो 50% बोला कि 50% जुडिशरी भ्रष्ट है, ये भी बहुत कम बोला। भ्रष्टाचार जुडिशरी में इससे भी कहीं ज्यादा है। हम आज मौन रह जाएंगे तो कल शायद हमारे पास देश ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने तो मजाक उड़ा दिया हिंदुस्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके। अरे हिंदुस्तानियों के पास पैसे ही नहीं है डिफेंस में लगाने के लिए, हमारी बराबरी क्या करेंगे? और यूक्रेन का जो हाल हुआ है, यूक्रेन जाहिर है छोटा देश, रशिया से भिड़ नहीं पाया। तो क्या कल को यदि भारत और चीन का युद्ध होगा, क्योंकि हमारी जुडिशरी भ्रष्ट है, भ्रष्ट देश कभी तरक्की कर नहीं सकते, हम चाइना के बराबर तरक्की कर नहीं पाएंगे। हमारा डिफेंस बजट कम होगा, हमारी इकोनॉमी कम होगी, हमारी अर्थव्यवस्था कम होगी। तो क्या हम देश के भविष्य को संकट में डाल रहे हैं कि हम भविष्य में, जैसे यूक्रेन लगभग रशिया का पपेट बनने जा रहा है, और अमेरिका ने भी दे दिया है भैया ये यूक्रेन जी, आपको हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल नहीं दे सकते, आप अपना बंदोबस्त खुद ही कर लीजिए। भारत को कौन हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशन चाइना के साथ इमर्ज होती है तो? अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो हमारे पास देश नहीं होगा बोलने के लिए। इन नेताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। महात्मा गांधी कितने बार जेल गए, ये चाहते, ये एक बहुत रिनाउंड लॉयर थे, ये चाहते तो महंगे महंगे सूट पहनते थे, ये पहले महंगे सूट पहनते थे, इंग्लैंड में रहते थे और साउथ अफ्रीका भी गए थे, रईसों के साथ उठते बैठते थे। जब तक इनको इंसल्ट नहीं किया गया, इनकी रेस के पीछे एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से साउथ अफ्रीका में उठा के बाहर फेंक दिया गया, तब इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। अपना जवानी और बुढ़ापा इन्होंने कई सैकड़ों दिन इन्होंने जेल में बिताए। सुभाष चंद्र बोस शायद लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और सरदार पटेल आज़ादी के बाद तक जीवित थे, उन्होंने आज़ादी के बाद भी उनके जितने जीवन के दिन बचे हुए थे, भारत को एकजुट करने में बिता दिया कि जो 600 प्रिंसली स्टेट्स थे सबके सब भारत में शामिल हो जाएं। उन्होंने पूरी कोशिश की। आई सैल्यूट दीज फ्रीडम फाइटर्स। बट क्या ये फ्रीडम स्ट्रगल होनी चाहिए थी? चर्चिल नाम का एक प्राइम मिनिस्टर था लगभग 80 साल पहले, जब भारत को आज़ादी मिलने की बात चल रही थी, तो उसने कहा था ये हिंदुस्तानियों की बस की बात नहीं है देश चलाना। इंडियन लीडर्स आर मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये तो लकड़ी के कठपुतले हैं, इनसे देश चलेगा नहीं। एंड इंडिया विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वॉबल्स, मतलब ये तो आपस में ही झड़के लड़ झगड़ के ये बर्बाद हो जाएगा इंडिया। कुछ होगा जस्टिस वर्मा का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देश अभी तक भूल चुका है इस बैंगलोर टेकी को।
अतुल सुभाष, इसका पूरा नाम अतुल सुभाष मोदी है। ये बिहार का रहने वाला था, जौनपुर में इसकी शादी हुई और बैंगलोर में काम कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की आज इम्पोर्टेंस इतनी है जितनी 1970s और 80s में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की होती थी। हम न्यूक्लियर पावर हैं क्योंकि 1970 और 1980 में हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने बहुत काम किया और हमारे कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा दिया विदेशी ताकतों ने कि भारत न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। आज क्या हो रहा है? आज टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, न्यूक्लियर पावर तो हमारे पास है, लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी है वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अतुल सुभाष, फुल नेम अतुल सुभाष मोदी मोदी जैसे लोग उस पे काम कर रहे हैं और उनको फंसा दिया जाता है केसेस में। बेचारा बैंगलोर में काम कर रहा था, मात्र 80,000 रुपये मिलता था इसको महीने का। बैंगलोर में 80,000 रुपये महीना कुछ नहीं होता। उसका आधा पैसा उसकी बीवी बच्चों को चला जाता था। डिवोर्स केस चल रहा था, वो भागता रहता था आए दिन, जौनपुर जाता था केस लड़ने, कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से। बाबुओं को रिश्वत दे रहा, उसने डिटेल में बताया, कभी बाबुओं को 500 रुपये से रिश्वत दी कोर्ट्स में, कभी 1,000 रुपये रिश्वत दी। तंग आके इसने ये वीडियो बना के आत्महत्या कर ली और पूरे देश के सामने इसने बोला कि जज रीटा कौशिक हैं, फैमिली जज जौनपुर हाई कोर्ट में, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया जब ये बात आई कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। और जज रीटा कौशिक ने तथाकथित रूप से इससे 5 लाख रुपए मांगे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो इतनी बातें कर रही है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मुझे लगता है इस केस को भूल गए। अतुल सुभाष मोदी ने एक गंभीर आरोप लगाया था रीटा कौशिक जज पे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ इस केस को देख के। धीरे से इस केस को सभी ने भुला दिया। इस बेचारे 30-35 साल के नौजवान ने, जो एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का साइंटिस्ट हो सकता था, इसने आत्महत्या कर ली। ये देश का एक बहुत बड़ा नुकसान था। जुडिशरी एक टॉर्चर करने का माध्यम बन चुकी है, जहां हमारे टैलेंटेड लोग और ऐसे लोगों की पूछ दुनिया भर में है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले प्रोग्रामर्स हैं, इनकी बहुत इज्जत मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी मिलती है और बहुत से लोग चले भी जाते हैं। जो गूगल के सीईओ हैं वो भारतीय हैं, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो भारतीय हैं। इंद्रानी नूई पेप्सिको की सीईओ थी 12 साल तक, एक भारतीय महिला, तमिलनाडु की, वो सीईओ थी पेप्सिको कंपनी की। तो ये व्यक्ति भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता था, ये मात्र 30-35 साल का युवक था। लेकिन इससे भारतीय जुडिशरी ने रिश्वत मांगी, भारतीय जुडिशरी में काम करने वाले बाबुओं ने रिश्वत मांगी, जो मैं रोज देखता हूँ। इससे रिश्वत मांगी गई कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर इंसान जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता है वो देखता ही देखता है। तो करना क्या है? ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश मिट जाएगा, ये देश चाइना की कॉलोनी बन जाएगा अगर करप्शन को नहीं रोका गया तो। लोग आत्महत्या करते रहेंगे। People of this country will continue to commit suicide if they are thrown at the mercy of corrupt judicial system and corrupt judges. Something has to be done. People will have to speak up regarding all the cases. And I'll go back to the slide. अतुल सुभाष मोदी का केस भुला दिया गया। सो आई होप ये जो महात्मा गांधी में आग लग गई है इसको भी भुला नहीं दिया जाएगा। होप you like this video, and if you like this video please share this video, and जय हिंद, वंदे मातरम।